इसके ग्राम पंचायत जो भाई ग्राम पंचायत में आपका फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। ग्राम पंचायत में आपका पढ़ाया जा रहा था 3 संस्थाओं के बारे में। गांव में जो 3 संस्थाएं हैं उन्हीं को हम शुरू किए थे और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन मेंस में निश्चित बनता है। पहला क्वेश्चन ग्राम सभा का गठन और उसके कार्य बताइए। तो ग्राम सभा की परिभाषा बताई गई कि गांव में जितने वोटर हैं यानी कि जितने आपका निर्वाचक नामावली में दर्ज लोग हैं उनसे मिलकर क्या बनेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक 2 होगी सामान्य, एक खरीफ की और एक रबी की, और विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। और गणपूर्ति याद रखिएगा, ग्राम सभा के जो वोटर हैं उनका 1/5 होगा। उसके बाद ग्राम सभा कार्य क्या करती है, तो यह केवल सुझाव या सिफारिश देती है और किसको देगी विचार करके ग्राम पंचायत। यानी कि वास्तव में अगर कहा जाए तो ग्राम सभा की ओर से कार्य करने वाली संस्था ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनेगी, तो प्रधान जी और जो वार्ड मेंबर है। यानी कि फिर याद रखिए ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनेगी, भाई प्रधान और कौन सा वार्ड मेंबर। तो अब हमें ग्राम पंचायत का गठन, उसमें रिजर्वेशन कितना होगा, प्रधान के पदों में रिजर्वेशन, वार्ड मेंबरों के पदों में रिजर्वेशन, महिलाओं को कितना रिजर्वेशन होगा, SC ST OBC को कितना रिजर्वेशन होगा, प्रधान का चुनाव कैसे होगा और ग्राम पंचायत का कार्य क्या होगा और प्रधान को कैसे ग्राम सभा हटा सकती है। तो हटाने वाला मैं बता चुका हूँ, यही सब पढ़ना है। तो ये जो गांव में दूसरी महत्वपूर्ण ये संस्था है कौन सी, ग्राम पंचायत, उसको भाई शुरू किया जाएगा। देखिए आपका फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं अध्याय 3A ग्राम पंचायत के बारे में। ऐसा भी अब क्वेश्चन बन रहा है एचएस में, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि किस अध्याय में क्या है। तो अध्याय 3A में ग्राम पंचायत के बारे में है और सबसे पहले ग्राम पंचायत का प्रधान दिया गया है कि धारा में 11A। तो 11A देखिए ग्राम पंचायत का प्रधान होगा 11A। प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा, तो धारा 11B में दिया गया है। बी महत्वपूर्ण है लेकिन ए भी आपका ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे फिर बता दें। पहला खंड धारा 11A का ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। यानी कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होगा, हेड कौन होगा, तो कौन होगा, प्रधान। दूसरा, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को SC ST और OBC के लिए आरक्षित करेगी। यानी कि प्रधान के पदों में क्या होगा, आरक्षण होगा। और ये आरक्षण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी कि राज्य सरकार करेगी। तो आपका कह सकते हैं कि आपका जवाब रहेगा कौन करेगी, राज्य। अब कैसे आरक्षण होगा ये GS में भी पूछा जाता है, अगला पॉइंट से सतर्क रहना। देखिए आगे प्रतिबंध यह है कि यानी कि परंतु कहिए प्रतिबंध यह है कि राज्य में SC ST और OBC के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथासाध्य यानी कि यथासंभव, जहाँ तक संभव हो वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की
या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ, बस एक लाइन में जानना है कि किसी राज्य में प्रधान के पदों का जो ओबीसी, एससी या एसटी के लिए रिजर्व होंगी, जहां तक संभव हो इनके पद उस मात्रा में रिजर्व होंगे जिस मात्रा में उस राज्य में इनकी जनसंख्या है। यानी कि सामान्य नियम ये आया कि इनकी जनसंख्या के अनुसार ये पद क्या होंगे, रिजर्व, जहां तक संभव हो। ये नहीं कि पूर्ण नियम है, जहां तक क्या हो, संभव हो। अगला देखिए, आगे प्रतिबंध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण तो सभी लोग जानते हैं कि नौकरियों में या सरकारी नौकरियों में ओबीसी को यानी कि पिछड़े वर्गों को कितना रिजर्वेशन मिला है, 27% और एससी को 15% और एसटी को 7.5%। ये सरकारी नौकरी है। तो उसी प्रकार आपका यहाँ भी जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्पष्ट डायरेक्ट लिखता है कि 27% से अधिक नहीं हो। तो फिर याद करिए, पिछड़े वर्ग या ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो वह रिजर्वेशन कितने से अधिक नहीं होगा, 27%, यानी कि 27%। अगला देखिए भाई आपका, फिर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीत से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी। नियत मैं बताया था पहले दूसरे दिन, नियत मतलब विहित, विहित मतलब नियम बनाकर। तो कौन नियम बनाएगी, राज्य सरकार। अर्थात अगर ओबीसी कितने हैं किस राज्य में, ये जनसंख्या निश्चित नहीं है तो राज्य सरकार निश्चित करा सकती है नियम बनाकर, यानी कि राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है, इसमें शक नहीं है, और नियत कर सकती है। अगला देखिए खंड 3, उपधारा 2 के अधीन आरक्षित प्रधान के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून। अन्यून का मतलब होता है कम नहीं है। भाई उसको ना समझ में आए तो लिख लीजिए, अन्यून का जहाँ भी अन्यून आए तो इससे लेस नहीं, यानी कि इससे कम नहीं। देखिए ये शब्द आपका हर एक जगह मिलेगा, सीआरपीसी में मिलेगा, आईपीसी में मिलेगा, अन्य कानूनों में मिलेगा। तो जहाँ भी आए, जैसे कि दंड 7 वर्ष से अन्यून नहीं दिया जाएगा। अन्यून का मतलब ये हुआ कि इससे कम नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। तो यहाँ भी अच्छे से तैयार रखिए कि खंड 3 बताता है कि उपधारा 2 के अधीन आरक्षित प्रधान के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद, यानी 1/3 से अन्यून मतलब इससे कम नहीं, याद रखिए। 1/3 से अन्यून मतलब क्या हुआ, इससे कम नहीं। कितना से कम नहीं, 1/3, यानी कि 99 सीट है तो कितना 1/3 निकला, 33, तो 33 से कम नहीं। देखिए अन्यून पद यथास्थिति एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो यहाँ जीएस में भी आपका क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना भाई। जीएस में क्वेश्चन ये बना है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितनी सीटें रिजर्व हैं। दे दिया आधा, दे दिया 1/3 और रिजर्व नहीं है इनमें से कोई नहीं। जीएस में विशेष में आया है तो कितने सीटें रिजर्व है महिलाओं को, आपका माने कह सकते हैं तो महिलाओं को जो सीटें रिजर्व हैं
वह टोटल आपका कह सकते हैं कि 33% है। लेकिन पहला नियम ये जानना है, खंड 3 का अलग नियम जानिए, उसके बाद और बताते हैं कि जो ये ओबीसी, एससी और एसटी का रिजर्वेशन है उसमें 1/3 सीटें महिलाओं को रिजर्व हो। आइए एक उदाहरण देखिए भाई, इसको उदाहरण से पहले चला जाए। मान लीजिए आपका 100 सीट है, 100 सीट हम बना लिए, 100 सीट में आपका 27% रिजर्वेशन ओबीसी का हो गया, तो ओबीसी का निकाल दीजिए 27% और मैंने 27 सीट निकाल लिया है। इस 27 सीट में से 1/3 सीट यानी कि कितना आया, 9 सीट ओबीसी की केवल महिलाओं के लिए रिजर्व हो। इसका मतलब ये यही नियम एससी और कहाँ चलेगा, एसटी, और यही नियम जनरल में भी चलेगा। इसका मतलब कि 50 सीटें जनरल हैं तो उसका 1/3 सीट केवल महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, यानी कि लगभग आपका 17 सीट, 16 या 17 सीट किसके लिए, महिलाओं के लिए। इसका ये यानी कि ओबीसी के आरक्षण में ही 1/3 सीटें ओबीसी की महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। वहाँ महिला लड़ सकती है लेकिन पुरुष उस सीट पर नहीं लड़ सकता। अगला देखिए भाई, चौथा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रधान के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद, जिसमें उपधारा 3 के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या भी शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी कि टोटल में 1/3। अब उस एक बार नियम बना लीजिए पूरा, टोटल में 1/3 सीट महिलाओं के लिए। तो एक उदाहरण बना दिया जाए ताकि भाई एकदम सटीक रहे। देखिए टोटल सीट पहले बनाया जाए, टोटल हम बना लेते हैं उदाहरण में 100 सीट, ठीक। तो 100 सीट में आपका टोटल पहले निकाल लिया जाए 50, मैंने टोटल पहले बना लिया जाए 100 सीट में 1/3 सीट इसके लिए टोटल में रिजर्व होगी महिलाओं की। तो महिलाओं का 1/3 यानी कि मान के हम चलते हैं 33 सीट, कितना, यानी कि 100 में पहला नियम यह आया कि 33 सीट पर केवल कौन चुनाव लड़ेगी, प्रधान का महिला। अब 100 में बंटवारा कर दीजिए रिजर्वेशन के अनुसार, तो 50% अनारक्षित हो गया सबके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, जनरल सब लड़ेंगे इसमें। 27% केवल किसके लिए, ओबीसी के लिए, और 15% एससी और 7.5% किसके लिए, एससी। इतना ही देखा जाए। अब ये जो अलग अलग बंटवारा किया गया है, अब ये जो 1/3 का नियम है, अब इसमें अलग अलग किया जाएगा। जो सीटें 50 सीटें 100 में अनारक्षित है, अब उसमें 1/3 माने जनरल की 1/3 सीटों पर केवल कौन लड़ेगी, महिला। दूसरा 27% ओबीसी को है, तो इसमें 1/3 निकालिए तो कितनी सीट है, 9 सीट। यानी कि 33 सीट पूरा नहीं कटेगी, कैटेगरी के अनुसार उसमें क्या होगा, घटाव, उसमें बंटवारा होगा। जो जिस कैटेगरी का है 1/3, जैसे 15 सीट है एससी की, तो 15 सीट का 1/3 निकाल लीजिए, कितना हुआ, 5। तो जो एससी के लिए 15 सीट रिजर्व है, उसमें 5 सीटों पर केवल एससी कैटेगरी की महिलाएं लड़ेंगी, पुरुष नहीं। कौन लड़ेगा, ये आपका नियम। यानी कि टोटल आपका कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वह 1/3 है, और फिर कैटेगरी वाइज भी कितना गिना जाएगा, 1/3। देखिए भाई आगे आपका 5वां देखिए, इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा यानी कि सर्किल द्वारा
ऐसे क्रम में जैसा नियत हो आवंटित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब भी समझिए अच्छे से, जो ये आरक्षण चलेगा आपका ओबीसी का, एससी का, एसटी का, महिला का, ये नहीं है कि एक ग्राम में एक बार ओबीसी के लिए सीट रिजर्व हो गई तो हमेशा ओबीसी के लिए रहेगी। ये प्रत्येक चुनाव में सरकार क्या करेगी, चक्रीय पद्धति अपनाएगी, सर्किल अपनाएगी और आपका जो रिजर्व है वह अनरिजर्व होगा और जो अनरिजर्व है वो क्या होगा, इसी में खेल होता है। मैं बता दूं, इसमें खेल ये होता है कि जिस नेता की पहुंच होती है, जब परिसीमन होता है और ये आपका रिजर्वेशन होता है, तो जो प्रधान जी रहते हैं आपका मने पकड़ वाले, वह अधिकारियों से मिलकर अपने गांव को अनारक्षित या आरक्षित घोषित करा देते हैं, क्योंकि सर्किल वाइज चलना है। तो जैसे कि 5 गांव हैं और 2 गांव रिजर्व वाले थे, तो अब 2 गांव को रिजर्व कैटेगरी से बाहर किया जाता है। इसी में हेरफेर कर दिया जाता है थोड़ा नेता पदेता द्वारा, यानी कि आपका इसी में थोड़ा ये भी, यानी कि कुल मिलाकर ये नहीं है कि एक बार गांव की सीट रिजर्व हो गई तो हमेशा रिजर्व रहे। ये कैसे चलेगा, सर्किल वाइज, ओबीसी के लिए रिजर्व, एससी के लिए, एसटी के लिए, फिर जनरल, फिर महिला, ऐसे चलता रहेगा भाई। एक बार रिजर्व मतलब हमेशा रिजर्व नहीं, ये जिले में क्या होगा, सर्किल वाइज चलता रहेगा। इसके बाद आइए आपका 6वां खंड। इस धारा के अधीन एससी और एसटी के लिए प्रधानों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अब समस्या ये आई कि ओबीसी के लिए तो नहीं, लेकिन जो एससी और एसटी के लिए प्रधान के पदों में रिजर्वेशन है वह कब तक रहेगा, तो जब तक संविधान के इस अनुच्छेद में 334 में रिजर्वेशन रहेगा तब तक आपका ग्राम पंचायतों में भी, ये केवल यूपी के लिए कानून चल रहा है, ये भी याद रखिए। ये किसके लिए, अब ये ना कह दीजिएगा कि पूरे के लिए। ये जो कानून हम पढ़ा रहे हैं, ये कानून फिर एक बार बता दिया जाए, केवल और केवल उत्तर प्रदेश में लागू है, इसीलिए इसे लोकल लॉ या स्थानीय बिल कहा जाता है। ये नहीं कि बिहार और एमपी में लागू कर दीजिएगा ये कानून। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा समझना चाहिए इसको। आपका आर्टिकल 334 में एससी और एसटी के लिए जब तक सीटें आरक्षित रहेंगी तब तक आपका ग्राम प्रधान के पदों में आपका एससी और एसटी का रिजर्वेशन मिलता रहे। तो जब तक आप अनुच्छेद 334 नहीं समझ लेते तब तक आपका ये समझ में नहीं आता। आइए देखा जाए अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 ये प्रावधान करता है कि लोकसभा में और आपका लोकसभा में और आप माने लोकसभा में और राज्यसभा में जो रिजर्वेशन होगा एससी और एसटी का वह 10 वर्ष के लिए होगा। ध्यान से समझिए, एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था, सीटें रिजर्व होगी सांसदों की और वह आपका कितने साल के लिए होगी, 10। यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये देखिए उल्टा लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसको फिर एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए। थोड़ा दिमाग उल्टा लोग चलाते हैं, यहाँ सही बनाना है।
जो अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है, उसके लिए कोई समय सीमा संविधान निर्धारित नहीं करता। फिर एक बार देखिए, अनुच्छेद 16 में किसमें? सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में, यानी कि सांसदीय के चुनाव में, जो आपका माने एससी और एसटी, ओबीसी के लिए नहीं, किसके लिए? केवल एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व की गई थी, उसके लिए अनुच्छेद 334 के तहत समय निर्धारित संविधान ने किया, और वह कितना किया था? 10 साल। तो इसमें हो क्या रहा है? तो 10-10 साल में अनुच्छेद 334 में संसद संशोधन कर रही है, और बार बार इसको कितना बढ़ाते जा रही है? 10-10 साल। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, 10-10 साल में संशोधन संविधान में करके फिर 10 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम आपका 2021 चल रहा है, तो हमें लगता है कि 5 बार उधर संशोधन और 2 बार इधर, तो कितनी बार संशोधन आपका? 5-6 बार होगा, क्योंकि 10 साल तक तो 60 तक तो चला है, सन 1960 तक, तो 4 और इधर आपका 4 बार उधर संशोधन हुआ होगा, 1-2 बार इधर, यानी कि 5 या 6 बार अब तक संशोधन हुआ। और कितने साल के लिए वो समय बढ़ाया गया? 10। एक बार में 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अब ये समस्या जीएस में भी पूछा जाता, अलग चाहे तो लिख सकते हैं कि लोकसभा में एससी की कितनी सीटें रिजर्व हैं और राज्यसभा में कितनी रिजर्व है। ये जीएस में पूछा जाता है, कहीं अलग से लिख लीजिए। तो लोकसभा में 84 सीट और राज्यसभा में 47। यानी कि 131 सीटें टोटल रिजर्व हैं लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। लोकसभा में लिख लीजिए, लोकसभा में 84 सीटें और राज्यसभा में 47। इसको अलग से लिख लेना, जीएस में आता है। फिर एक बार इसको समझिए, थोड़ा कठिन जरूर है। यानी कि लोकसभा में जो 550 सीटें हैं, उनमें से 84 सीटों पर केवल और केवल एससी सदस्य ही, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, अन्य को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, ये भी याद रखिए। और राज्यसभा की 47 सीटों पर नहीं, देखिए राज्यसभा में नहीं भाई, वो थोड़ा गलत हो गया, फिर सुधारिए। वो गलत हो गया, थोड़ा सुधार कर लीजिए लिखते समय। फिर एक बार भाई आपका बताया जाए, लोक राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, मैं बता केवल लोकसभा में, उसको सुधार कर लीजिए। तो राज्यसभा काट लीजिए, लोकसभा लीजिए भाई, वो सुधार कर लीजिए। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, केवल रिजर्वेशन कहाँ है? लोकसभा में है। और लोकसभा में एससी के लिए आपका 84 सीटें और एसटी के लिए कितना? 47। उसको भाई सुधार कर लीजिए, लिखे उसको सुधार कर लीजिए। अच्छा यही है कि भाई जो गलती हो सकती है पढ़ाते समय, ये नहीं कि 1% गलती का चांस रहता है। और अच्छा तरीका है कि जब भी गलती महसूस हो, आपका टीचर को चाहिए कि वो अपने जिद पर न अड़े, बल्कि तुरंत क्या करे, दूसरी जगह जाएंगे तो देखिए होता क्या है। अगर आप टीचर के सामने बोल दिए कि सर ये तो गलत है, तो वह आपका क्या करते हैं टीचर? आपका कहते हैं कि तुम ही पढ़े हो, तुम ही गोल्ड मेडलिस्ट हो,
जो लिखवाया गया वो अकाट्य तर्क है, निश्चायक सबूत है, इसी को पढ़ो। बाद में अगर उन्हें गलती मालूम भी चलती है तो सुधरवाते नहीं है, क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी लड़कों के सामने। भाई इसमें शर्म और बेइज्जती की क्या बात है? मानव है, मानव से भूल हो सकती है, तभी तो भूल को क्षम्य किया गया है। और आईपीसी की धारा 76 में और 79 में किया गया है, अपकृत्य में किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है, हर एक जगह किया गया है। तो भाई पढ़ाते समय हो सकता है आपका गलती हो जाए 1%, तो उसको सुधार लेना ही क्या रहेगा अच्छा। तो लिखिए ना, आपका एससी के लिए कितनी सीटें? 84 लोकसभा में रिजर्व है, और आपका एससी के लिए और एसटी के लिए टोटल कितनी है? 131। अब एक लाइन और, इस बार का जो 2 बार का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये 131 सीटों में भाजपा ज्यादा जीती, यानी कि 131 सीटें में 100 के लमसम भाजपा के खाते में गई हैं। इसीलिए मायावती जी और ज्यादा नहीं जीत पाई और अन्य पार्टियां, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि SC/ST के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, तभी तो भाई इस रिजर्व सीट से जीती। आगे देखा जाए भाई, ये तो मांगे है ना मुझसे 334 क्या है कि लोकसभा में क्या होगा? रिजर्वेशन होगा, और जब तक रिजर्वेशन लोकसभा में रहेगा तब तक ग्राम पंचायतों में भी SC और ST के लिए सीटें क्या रहेंगी? अगला देखिए आपका, अब अगला स्पष्टीकरण बता दिया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात SC, ST और OBC के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोके। तो लगभग ये भी लोग दिमाग थोड़ा नए लोग उल्टा लगा देते हैं। देखिए 50% अधिकतम रिजर्वेशन हो सकता है, और 50% सीटें क्या होंगी? अनारक्षित। अब जो 50% अनारक्षित हैं उसमें सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, महिला भी, पुरुष भी, सामान्य वर्ग के लोग भी, OBC के लोग भी, SC के लोग भी और ST के लोग भी। यानी कि जो ये 50% सीटें रिजर्व नहीं है, ये ना कहेगा केवल जनरल के लोग लड़ेंगे, इसमें सभी लड़ सकते हैं। कौन कौन? सामान्य, इसके बाद कोई महिला, कोई OBC, SC और ST सब लड़ सकते हैं। यानी कि अनारक्षित सीटों पर सबको लड़ने का अधिकार है, और आरक्षित सीटों पर केवल वह चुनाव लड़ेगा जिनके लिए सीटें क्या की गई हैं? आरक्षित। ये दिमाग में बैठाए रहे नहीं कि आपका जैसे कि सरकारी नौकरी 50% जो अनारक्षित है उसमें सब फाइट करेंगे, और कैटेगरी वाइज कैटेगरी में फाइट करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कई जगह महिलाओं की मेरिट हाई चली जा रही है, तो कई जगह आपका वो भी जनरल से कई बार यूपी इस केस में और तमाम में जनरल मेरिट से OBC की मेरिट क्या चली जा रही है? हाई। इसीलिए कि उनको कैटेगरी वाइज, अब जैसे कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण है, तो शुरुआती दौर में तो भाई कम लोग सर्टिफिकेट बनवाए थे, अब तो ज्यादा लोग बनवा लिए हैं, तो जनरल से 10% की मेरिट अब क्या चली जाएगी? हाई। विकलांगों में भी यही हो रहा है, दिव्यांगों में कि जनरल से मेरिट लगभग बराबर ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी दिव्यांगों का आरक्षण है, तो जितने दिव्यांग रहेंगे अपनी कैटेगरी में क्या करेंगे? फाइट। और फ्री से ही कई दिव्यांग में भर रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं। ये नहीं कि अब पढ़ना नहीं है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकल रहा है, और अपनी कैटेगरी में भी क्या रहना है? ऊपर। वो ये सोचे कि हम तो आरक्षण वाले हैं, अब वो भूल जाइए कैटेगरी में ही फाइट है ज़्यादा। और हमेशा देखिए आपका भले SC/ST की आपका अभी भी जा रही है,
लेकिन ओबीसी जनरल की मेरिट या तो बराबर या 1-2 नंबर का ही अंतर है। अगला देखिए भाई, आपका 11A आया। अब 11B आई है, प्रधान का चुनाव करवा दिया जाए। भाई प्रधान जी का अब चुनाव कैसे होता है ये भी थोड़ा अच्छे से जानना है, क्योंकि गांव का मामला है, तभी तो आप लोग चुनाव में भाग लेंगे। भाई जानेंगे तभी तो चुनाव में भाग लेंगे। यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी काम करेगी जब आपको क्या हो, नॉलेज। देखिए 11B भाई, प्रधान का निर्वाचन। देखिए क्या कहा गया, पहला का ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत में गांव है और गांव में लोग हैं, और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उन्हीं लोगों में से प्रधान चुना जाएगा और वे लोग ही प्रधान का चुनाव करें। फिर एक बार याद रखें। तो अब आया कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति जिसका नाम उस ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में नहीं है, क्या प्रधान का चुनाव लड़ सकता है? नहीं, पहला नियम। दूसरा नियम, प्रधान में वोटिंग कौन करेंगे? बाहरी लोग की जिनका वोटर लिस्ट में नाम है गांव के। बस याद रखिए, ग्राम पंचायत के में से ही लोग प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, बाहरी का नहीं आ सकता। और वोट कौन देंगे? जो ग्राम पंचायत में क्या है उस गांव में वोटर लिस्ट में रहे। लेकिन सांसद, विधायक, राज्यसभा ये सब इसके लिए नहीं। याद रखिए भाई, ये केवल किसके लिए हम बता रहे हैं? प्रधानी के लिए। अगर पूछे कि सांसद के लिए, तो कोई व्यक्ति भारत में कहीं से भी सांसदी का चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अब ये ना कर दीजिएगा कि इनका नाम, जैसे मोदी जी हैं गुजरात के और बनारस में चुनाव लड़े, तो ये ना कर दीजिएगा कि इनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। ये नियम केवल हम किसके लिए बता रहे हैं? प्रधान के लिए। संसद सदस्य, विधायक के लिए ना दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर मैं बता दूं किसके लिए बताया जा रहा है? प्रधान। अगला देखिए, खंड 2। यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तब क्या होगा? यानी कि मान लीजिए कि आपका किसी कारण से प्रधान का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो अभी देख लीजिए, सभी प्रधानों के अधिकार इस समय क्या हो गए? कार्यकाल समाप्त, तो छीन लिए गए। अब कब चुनाव होगा ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में, कुछ लोग कह रहे हैं मई में, कुछ लोग कह रहे हैं 2022 में। तो प्रधान जाकर याचिका भी दायर कर सकते हैं, ये हमारा संविधान में दिया गया है, ग्राम पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे? तो आगे आइए, अगर ग्राम प्रधान का चुनाव किसी कारण से नहीं हो पाया, या जो मेंबर होते हैं, अभी बताया जाएगा, मेंबरों में भी रिजर्वेशन चलेगा, बताया जाएगा। जो आपका वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबरों का चुनाव हुआ, लेकिन वार्ड मेंबर 2/3 से कम ही चुने गए। यानी कि 2/3, एक उदाहरण बना लिया जाए आपका 27 आपका मान लीजिए कि वार्ड है, वार्ड मेंबर, और उसमें से आपका 15 ही चुने गए, तो भाई 2/3 आपका हो जाता है
9 दूनी 18, यानी कि 2/3 कितना हो जाएगा 18। लेकिन चुने के लिए कितने गए 15। तब ग्राम पंचायत गठित ही नहीं होगी, क्योंकि कितने वार्ड मेंबर कम से कम चुने जाएंगे तो ग्राम पंचायत गठित होगी 2/3। इसको एक उदाहरण से समझा दे, तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगर किसी कारण से प्रधान ही नहीं चुन पाते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट बताते हैं, या ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उनका कितने बाई कितना उनका कोटा, माने कितने लोग नहीं चुना जाते हैं 2/3। तो एक उदाहरण आपका 2/3 पर हम बता दें। मान लीजिए कि आपका 15 वार्ड है, गांव में कितने वार्ड हैं 15। तो पहले 2/3 निकालिए इसका, यानी कि कितना हो गया लोग, यानी कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 10 वार्डों में मेंबर चुने जाए। अगर यही वार्ड मेंबर कितने चुन लिए जाए 9, तो एक की कमी हो गई तो ग्राम पंचायत गठित ही नहीं होगी। और प्रधान जी जीत कर भी मैं बता दूं अभी घूमते रहेंगे, शपथ नहीं दिलवाई जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है कि केवल प्रधान जी न जीते, बल्कि मेंबर में से कम कितने पर चुनाव हो और वो जीत जाए 2/3। अब इसका उपाय प्रधान जी देखिए क्या करते हैं। कभी काल ये होता है कि जब पर्चा दाखिल किया जाता है तो कई लोग वार्ड मेंबर का फार्म ही नहीं भरते। तो फार्म नहीं भरते तो प्रधान जी तो जोर शोर से जोर अपना लगा के जीत गए, और वार्ड के जो सीटें हैं वो क्या रह गई खाली। अब ऐसी दशा में अब प्रधान जी को तो चार्ज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2/3 से सीट क्या है खाली। तो प्रधान जी देखिए अब क्या करते हैं।